नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल, मथुरा, काशी के मुद्दे पर भी बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सोमनाथ से संभल तक सत्य को खोजने की यात्रा है। संभल का सच सबके सामने आना चाहिए। मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत रात 8 बजे देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। संभल पर एक सवाल मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछना चाह रहा हूं। इधर मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें मंदिर नहीं खोजना चाहिए। संभल के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संभल से मतलब नहीं था। तो देखिए, आपने देखा होगा उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने भी और पांचजन्य ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट से कहा था कि सोमनाथ से संभल तक इस सत्य को खोजने की एक यात्रा है। सरदेव सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है वह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनावश्यक रूप से हर एक मुद्दे को जबरन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उन मुद्दों को देखना होगा जिसमें सच्चाई हो और जो सद्भाव के माहौल में जिसको वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता हो। अनावश्यक रूप से हर एक मामले में विवाद की स्थिति खड़ा करना आज के समय में उचित नहीं, लेकिन हां, जो सत्य है उस सत्य से पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं। तो संभल में, मथुरा में आपका काम चालू रहेगा, मंदिर वहां? मैं क्या कह रहा हूं ना, संभल में सच सामने आना चाहिए जी। मथुरा और काशी का सच भी सबके सामने आना चाहिए। इसके साथ ही न्यूज 18 पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हम किसी को टारगेट नहीं करते, उसकी जरूरत भी नहीं है। जो लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने पर तुले हैं, जो लोग अराजकता फैलाना अपना अधिकार समझते हैं, उनको कानून के दायरे में लाना सरकार का कर्तव्य है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत देखिए रात 8 बजे सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ऑपोजिशन बार बार एक बात ये जरूर कहता है कि योगी जी जो है हरदम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये पहले हम लोग इस पर वार्तालाप कर चुके हैं, मगर पहले आजम खान थे तो अब बर्क फैमिली है। पहले बकरी चोर के केस दर्ज होते थे, अब बिजली के चोरी के केस दर्ज होते हैं। इसको क्या जवाब है आपका? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं करते जी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जो लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, अराजकता फैलाना अपना अधिकार मानते हैं, उनको कानून के दायरे में लाना ये सरकार का नैतिक दायित्व भी है और अपना उस कर्तव्य का पालन सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से कहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है उस पर नजर रखते हैं, जो देश की डेमोग्राफी के लिए खतरा है उस पर नजर रखते हैं। नोएडा देश का सबसे बड़ा निवेश का डेस्टिनेशन बना हुआ है। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर यहां मिल रहे हैं। दिल्ली में राजनीतिक स्वार्थ के चलते बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर्स, ये भी उन्होंने कहा, और दिल्ली में निवेश, रोजगार, डेवलपमेंट ठप हो चुका है। यूपी को हमने निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बनाया है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत देखिए रात 8 बजे सीएम योगी का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लाखों बांग्लादेशी आज यहाँ पे हैं। ये मुद्दा आपने जो है अपने दिल्ली के उसमें भी उठाया है, उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं। तो इस आधार कार्ड बनाकर उनको यहाँ के वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा मिल रहा है। तो इसका समस्या का समाधान क्या देखते हैं? देखिए, जो चीज सुरक्षा के लिए थ्रेट हो, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने वाला हो, और ये जानते हुए कि यही कारण देश के विभाजन का कारण बना था जी, हमें उससे समय रहते सतर्क और सावधान होना होगा। दिल्ली का उदाहरण आपके सामने है। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगरी है। पिछले 10 वर्ष में कोई उद्योग नहीं लगा पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। न्यू ओखला के रूप में नोएडा है। देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना हुआ है। उन्होंने निवेश किया
बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बसाकर हमने निवेश किया औद्योगिक इकाइयों को ला करके, मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी को वहाँ पे ला करके। डाटा सेंटर बन रहे हैं, रोबोटिक के सेंटर बन रहे हैं, और भी एआई के नए नए सेंटर वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये दोनों में यही अंतर है। यूपी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में यही अंतर है। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बना रहे हैं, निवेश को हतोत्साहित कर रहे हैं, रोजगार नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, डेवलपमेंट की योजनाओं को पूरी तरह उन्होंने ठप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने यूपी को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। यूपी को देश के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टूरिज्म के हब के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार दे करके यूपी के युवाओं के हाथों को काम देने में सफलता प्राप्त की है, और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल यूपी के अंदर हम लोगों ने खड़े करने में सफलता प्राप्त की है। न्यूज 18 पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी की कार्यप्रणाली में यूसीसी की झलक है। उत्तर प्रदेश में यूसीसी पहले से ही लागू है। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में देखिए पूरा इंटरव्यू रात 8 बजे, महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्या यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और कब तक? यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। इसके साथ ही बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है। नारा यही था, ये उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा दिया। महाकुंभ का भी यही संदेश है, एकता से अखंड रहेगा देश। देश सुरक्षित है तो हर जाति, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत देखिए रात 8 बजे पूरा इंटरव्यू। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में एक शानदार जीत की बात करी, बहुत बड़ा कमबैक रहा और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री रही दोनों जगह। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत रही। आपने एक नारा दिया उन दिनों, बटोगे तो कटोगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये नारा आपके कहाँ से आया, कैसे सोचा, और इसका अर्थ थोड़ा समझाएं हमको। देखिए मैं हरियाणा चुनाव के दौरान मथुरा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। रात्रि को मैं मथुरा में था। सुबह मुझे वहां पर आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुर्गादास राठौर मध्यकाल में एक बहुत प्रतापी सेनापति थे, जोधपुर राजा के। तो स्वाभाविक रूप से उस समय दुर्गादास राठौर के बारे में कहा जाता है कि जब जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब परास्त नहीं कर पाया, उन्होंने उनके साथ समझौता किया और समझौते में इस बारे में कहा कि भाई आप अफगानों पे हमला करिए, मैं पीछे से आपकी सहायता करूंगा। राजा जसवंत सिंह जी जब अफगानों पर हमला करने के लिए निकले तो इसी में धोखे से औरंगजेब ने पीछे से हमला किया और राजा जसवंत सिंह उस युद्ध में शहीद हुए। उनका पुत्र अजीत सिंह साथ में था, रानी साथ में थी। जब सेनापति दुर्गादास राठौर ने देखा कि राजा को मारने के बाद अब ये राजकुमार को मारना चाहते हैं, तो उन्होंने राजकुमार और रानी को ले जाकर के एक आश्रम में उन्हें रखा और फिर वहां से उनको दूर लेके चले गए। जब राजकुमार अजीत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने फिर जोधपुर का राजा उन्हें बनवाया।
91 वर्ष की उम्र तक दुर्गादास राठौर जोधपुर में रहे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और उज्जैन चले गए, वहीं उन्होंने अंतिम श्वास ली। उस पूरी परंपरा के प्रति राठौर तेलीय परंपरा, तेलीय जाति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कागरा में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने दोनों समुदायों को बुला के बात की, अंततः समझौता हुआ, फिर मूर्ति स्थापित हुई। तो उसी में मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रहोगे सेफ रहोगे के माध्यम से पूरे देश को इसके साथ जोड़ने का संदेश दिया है। और मैं मानता हूं महाकुंभ का भी यही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा देश। देश अखंड रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है तो हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पंथ भी सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षा है तो समृद्धि अपने आप आएगी। न्यूज 18 पर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ का संदेश न जाति न पाति न कोई संप्रदाय, महाकुंभ का एक ही संदेश है, एकता से ही अखंड रहे देश। संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटक एकता का संदेश लेकर जाएंगे। एकता का संदेश मजबूत होगा, सनातन और ज्यादा मजबूत होगा। एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत देखिए रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सनातन धर्म को लेकर मोदी जी की एक बहुत अलग सोच है। कैसे आप अगर एक मैसेज आप दुनिया को सनातन धर्म के बारे में देना चाहें महाकुंभ और के माध्यम से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ का तो एक ही संदेश है और जिसको आप देख भी रहे होंगे, न जाति न पाति, न कोई संप्रदाय, न कोई लिंग का भेद, सारे लोग एक संगम में स्नान कर पा रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। बगल में कौन स्नान कर रहा है किसी को पता नहीं। तो महाकुंभ का तो एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से, एकता का जो संदेश है वह कुंभ का संदेश जाना चाहिए, इस महाकुंभ का संदेश जाना चाहिए। पूज्य संतों और आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ये सब एकता के संदेश को लेकर के जाएंगे तो सनातन धर्म मजबूत होगा। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रही हैं। सीधा आपको सुनवाते हैं। वाणी के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर सुधार के लिए साहसपूर्ण दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। इस समय आयोजित हो रहे प्रयागराज महाकुंभ को उस समृद्ध विरासत की प्रभावी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए संस्कृति के क्षेत्र में अनेक उत्साहजनक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भूमि महान भाषाई विविधता से समृद्ध है। इस समृद्धि को संरक्षित करने तथा इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने असमिया, बंगला, मराठी, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है।
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया भाषाएं पहले से ही इन श्रेणी में शामिल है। सरकार अब इन 11 शास्त्रीय भाषाओं में शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि गुजरात के वडनगर में भारत के प्रथम आर्कोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम का कार्य पूरा होने वाला है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। स्नान के बाद सुरेश रैना ने कहा कि इतने बड़े धार्मिक समारोह में आकर उन्हें काफी खुशी हुई और महाकुंभ में स्नान कर काफी सुखद अनुभव हुआ। तो सुरेश रैना पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में, उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई, संगम में स्नान किया। तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रयागराज में पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना और उन्होंने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में लघु उद्योग को भी संजीवनी मिल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम हस्तशिल्प सामग्रियों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं स्टॉल्स में वाराणसी केंद्रीय कारागार के सजायाफ्ता कैदियों के बनाए गए उत्पाद का भी स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लकड़ी के खिलौने, अचार, चादर, बेकरी, देसी घी, लोहे के सामान समेत 40 से ऊपर उत्पाद महाकुंभ में बेचे जा रहे हैं। इस जेल से भी लकड़ी से लेकर और लोहा और ये अपना ये बेकरी के आइटम और हमारा देसी घी, शुद्ध देसी घी गौ माता का, इस प्रकार से कुल 40-42 आइटम हमारे इस जेल से वहाँ पर स्टॉल में लगे हुए हैं। और उसमें काफ़ी अखबार से देखकर ये पता चल रहा है कि अच्छी परचेजिंग भी हो रही है। हर जेल के उत्पादों की कोई न कोई हिट उत्पाद है, वो वहाँ पर अच्छा बिक रहा है। प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीम ने यमुना में डूब रहे 10 श्रद्धालुओं का सकुशल रेस्क्यू किया है। सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। दरअसल किला घाट के पास एक नाव डूबने लगी थी और नाव में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। नाव में एक महिला समेत 10 लोग सवार थे। यमुना में गश्त कर रखी एनडीआरएफ की टीम ने नदी में डूब रहे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू कर सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया। घाट पर मौजूद लोगों ने एनडीआरएफ के जवानों की सराहना की। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा ने लोगों को सुरक्षित स्नान का भरोसा दिलाया है। बोट डूब गई है, बोट डूब गई है। प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालु बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। रामपथ मुख्य मार्ग तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कमिश्नर और आईजी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। मकर संक्रांति के स्नान के बाद 2 दिन में तकरीबन 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे और मौनी अमावस्या के स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं के बड़ी तादाद में अयोध्या पहुंचने की संभावना है। क्राउड और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संख्या में श्रद्धालु हैं और उनका सभी का प्रबंधन किया जा रहा है और जो आवश्यक व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। 26 जनवरी को देख करके सुरक्षा को लेकर के जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाकुंभ की आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के भी भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक डाइवर्जन और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं और लगातार भ्रमणशील होकर के इसे सुनिश्चित करा रहे हैं। मैंने बताया मौनी अमावस्या में भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और वो क्रम ये आगे तक रहेगा, माघी पूर्णिमा तक। हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं उसको देख करके कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का, समाज का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज 13वें दिन शाम 4 बजे तक 58 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको दिखाते हैं महाकुंभ टॉप 10।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब। आज 13वें दिन शाम 4 बजे तक 58 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में साधु संतों की महासभा में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, किया पूजा पाठ, कहा हमें एक होकर रहना है, महाकुंभ में कोई भेदभाव नहीं। महाकुंभ में पानी में तैरता चमत्कारी पत्थर बना आकर्षण का केंद्र। पत्थर पर राम लिखा हुआ है। लगातार दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। महाकुंभ में दिखा परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम। महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। कई सारे ड्रोन ने आकाश में अद्वितीय आकृतियां बनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। कैमरे में कैद हुआ महाकुंभ का सुंदर नजारा। संगम की तस्वीर भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। महाकुंभ में चर्चा में आई मोनालिसा। इंदौर में दिखाया अपना घर। वीडियो में कहा मैं कोई वीआईपी नहीं, एक सामान्य लड़की हूं। महाकुंभ में दिख रहे हैं अलग अलग रंग। मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 में मटके वाला चौराहे पर लोगों की भीड़। विशालकाय मटके के साथ लोग सेल्फी ले रहे। नासिक से महाकुंभ पहुंचे नागा सन्यासी स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती महाराज। वैदिक ज्योतिष के जरिए लोगों की निःशुल्क कुंडली तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से खाने का लगाया गया पंडाल। एक ही छत के नीचे पूरे देश का स्वाद मिल रहा है।